आज 16 दिसंबर है, यानी विजय दिवस, यानी वो खास दिन जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर बांग्लादेश को आजाद कराया था। आज ही के दिन 1971 में हमारे सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज भारत अपने उन शूरवीरों को याद कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तानी अहंकार को चकनाचूर कर दिया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरह से विजय दिवस की पटकथा लिखी गई और किस तरह से आज भी पाकिस्तान इस दंश से उबर नहीं पाया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए 1971 के बहादुर जवानों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने युद्ध में बलिदान हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, विजय पर हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं जिनके साहस और बलिदान ने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और इस दिन को इतिहास में हमेशा के लिए गौरव के पल के रूप में अंकित कर दिया। उनकी वीरता को मेरा सलाम, यह हमेशा भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। बांग्लादेश और भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ऐतिहासिक है। 1971 वो साल है जब भारत ने बांग्लादेशियों के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिकों के दमनकारी नीतियों को कुचल कर रख दिया था और पाक से अलग होकर स्वतंत्र आजाद बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 तक चले युद्ध का जो इतिहास लिखा गया उसकी शुरुआत 1947 में तब हुई जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ, जिसके दो हिस्से बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में कुल 56% आबादी रहती थी और उनकी भाषा बांग्ला थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो जैसी भाषाएं बोली जाती थी। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को पूर्वी पाक में बांग्ला बोलने वाले लोगों से परेशानी थी। बांग्ला के बारे में उनकी सोच थी कि इस पर हिंदुओं का प्रभाव है। हालात ये थे कि बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा मानने से इनकार कर दिया गया और इस भाषा में किसी भी तरह से सरकारी कामकाज पर रोक लगा दी गई। यहीं से पूर्व पाकिस्तान में विद्रोह की भावना जाग गई। पूर्वी पाकिस्तान में जनभावनाओं को कुचलने का सिलसिला जारी था। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याह्या खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जनभावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। लाखों लोग मारे गए। लाखों बंगाली परिवार भारत में शरण ले चुके थे। भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह उन्हें सभी सुविधाएं भी दे रहा था। पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार ने भारत में भी हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए। ऐसे कठिन समय में इंदिरा गांधी ने वाकई दुर्गा का रूप धारण किया और पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे दिया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाए, लेकिन थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने उनसे राय लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पर हमले की योजना बनाई गई। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायुसेना को पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और कई सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की और युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युद्ध रोकने की सारी कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने लगी। करीब 13 दिन बाद जब इंदिरा गांधी ने
लोकसभा में शोर शराबे के बीच जब भारत की जीत की घोषणा की तो पूरा सदन और देश जश्न में डूब गया। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तान की हार हुई बल्कि वो दो टुकड़ों में बंट गया। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश बना। यह युद्ध करीब 13 दिनों तक चला। करीब 3,900 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए जबकि 9,851 घायल हो गए। इस तरह भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को अपनी विजय गाथा लिखी और 1971 का ये ऐतिहासिक दिन आज भी भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। इस युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान के करीब 82,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। इसके अलावा करीब 11,000 नागरिक भी भारत की चपेट में आए। 1974 में पाकिस्तान ने मजबूरी में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दी, जिसके बाद इन 195 लोगों के खिलाफ दायर मामले को खत्म कर वापस उनके देश उन्हें भेज दिया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत में तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारियों ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान शामिल इन सैन्य अधिकारियों ने भारत माता का मस्तक गर्व से भर दिया। हम इन शूरवीरों के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शीर्ष सैन्य नेतृत्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, वह उस समय भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे। युद्ध में भारत की तुरंत और निर्णायक विजय का श्रेय इनकी बेहतरीन रणनीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता को जाता है। वो भारत के पहले अधिकारी थे जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, वो भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। पूर्वी मोर्चे पर जमीनी अभियान का नेतृत्व इन्होंने ही किया और ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर इन्हीं की उपस्थिति में हुए। वाइस एडमिरल एस.एम. नंदा, ये उस समय नौसेना स्टाफ के प्रमुख रहे थे। भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे साहसिक अभियानों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने कराची बंदरगाह को पंगु बना दिया था। एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल, ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने दोनों मोर्चों पर हवाई वर्चस्व स्थापित किया और जमीनी सेना को प्रभावी हवाई कवर प्रदान किया। दूसरे प्रमुख कमांडर की बात करें तो उनमें लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर. जैकब, वो पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे और उन्होंने आत्मसमर्पण की बातचीत और योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, वो 4थी कोर के कमांडर थे और उन्होंने मेघना नदी पार करने के लिए पहली हेलीकॉप्टर जनित कार्रवाई की रणनीति बनाई, जिससे ढाका की ओर तेजी से बढ़ा जा सका। मेजर जनरल कुलवंत सिंह पन्नू, वे पैराशूट ब्रिगेड में अधिकारी थे और बांग्लादेश में पहले पैराट्रूपर ऑपरेशन का नेतृत्व किया। एयर वाइस मार्शल एन कृष्णन, वो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का नेतृत्व किया। इन सैन्य अधिकारियों के ज्वाइंट प्रयास और नेतृत्व ने 1971 के युद्ध में भारत को शानदार विजय दिलाई। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक था। वो युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की। यह उन्हीं का रोल था जो पाकिस्तान ने भारत के सामने न सिर्फ घुटने टेके बल्कि उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इंदिरा गांधी को कई सारी रणनीतिक सलाह उन्होंने दी। अप्रैल 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार के कारण तत्काल युद्ध शुरू करने का दबाव डाला, तब सैम मानेकशॉ ने दृढ़ता से अपनी सैन्य राय रखी। तर्क और समय
जी हां, सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी और कैबिनेट को स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि भारतीय सेना तत्काल युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि मानसून का मौसम आने वाला है, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान मुश्किल हो जाएंगे। सैन्य तैयारी का समय उन्होंने युद्ध को नवंबर तक टालने की सलाह दी, ताकि सेना को पूरी तरह से तैयार होने, आवश्यक साजो सामान जुटाने और प्रशिक्षण पूरा करने का पूरा वक्त मिल सके। साथ ही सर्दियों में हिमालय के दर्रे बर्फ से बंद हो जाने से चीन की ओर से हस्तक्षेप का खतरा भी कम हो जाता। इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह मानी, जिससे युद्ध में भारत को सफलता मिली। इस फैसले ने साबित कर दिया कि मानेकशॉ न केवल एक बहादुर सैनिक थे, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उत्कृष्ट योजना और समन्वय। मानेकशॉ ने युद्ध की योजना इस तरह बनाई कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अभूतपूर्व समन्वय सुनिश्चित किया। नौसेना ने कराची बंदरगाह को रोक दिया, वायुसेना ने हवाई वर्चस्व स्थापित किया और थल सेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तेजी से प्रगति की। मानेकशॉ ने मनोबल बढ़ाया। उन्होंने नियमित रूप से सैनिकों से बातचीत की, उनका मनोबल ऊंचा रखा और सुनिश्चित किया कि हर सैनिक को अपने मिशन की स्पष्ट जानकारी हो। मनोवैज्ञानिक युद्ध और आत्मसमर्पण। सैम मानेकशॉ ने केवल जमीनी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी पाकिस्तान को मात दी। रेडियो संदेश। जी हां, मानेकशॉ ने नियमित रूप से रेडियो पर पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को संदेश प्रसारित किए, जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को आश्वासन दिया कि अगर वो हथियार डाल देते हैं तो उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्धबंदी के सभी अधिकार दिए जाएंगे और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। या उन्हीं की कोशिशों की वजह से जब भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंची तो पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए नियाजी ने मानेकशॉ की रणनीति के कारण ही 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संक्षेप में कहे तो सैम मानेकशॉ के साहस, रणनीतिक कौशल और नेतृत्व ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित की और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। 1971 जीत के हथियार ये भी आपको बताते हैं। टैंक। इस युद्ध में थल सेना ने T-55 और T-54 टैंक इस्तेमाल किए। सोवियत मूल के टैंक भारतीय बख्तरबंद कोर की रीढ़ थे। इनकी फायर पावर और सुरक्षा ने पश्चिमी मोर्चे पर खासकर राजस्थान और पंजाब सेक्टर में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश मूल के सेंचुरियन टैंक ने विशेषकर शकरगढ़ और पश्चिमी सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी टैंकों के मुकाबले में निर्णायक सबूत बने। MX-13 हल्के टैंक कठिन भौगोलिक इलाके में काम आए, खासकर जहां भारी टैंकों का उपयोग मुश्किल था। तोपखाना यानी आर्टिलरी। 25 पाउंडर फील्ड गन भारतीय तोपखाने की मुख्य रीढ़ थी, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की पोजीशन, बंकरों और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाने के लिए किया गया। 105 मिमी और 130 मिमी फील्ड गन तोपों ने शत्रु के डिफेंस को पहले ही चरण में कमजोर कर दिया। मोर्टार। जी हां, इन्फेंट्री के साथ आगे बढ़ने वाले दस्तों के लिए ये बेहद प्रभावी हथियार थे, जिनसे छोटी मोटी मजबूत पोजीशन को भेदा गया। तोपखाना। 23 पाउंडर फील्ड गन। जी हां, यही थी जो दुश्मन के पोजीशन, बंकरों और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया और इसके बाद शत्रु के डिफेंस को पहले ही चरण में कमजोर कर दिया। इन्फेंट्री के साथ आगे बढ़ने वाले दस्तों के लिए भी बेहद प्रभावी हथियार थे, जिनसे छोटी मोटी मजबूत पोजीशनों को भेदा गया। और उस समय भारतीय सेना की मानक राइफल SLR थी और इसके साथ कुछ जगहों पर 303 ली एनफील्ड राइफल भी उपयोग में थी। उपयोग आगे बढ़ती गई टुकड़ियों को कवर फायर देने में और दुश्मन की फायरिंग पोजीशन दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हैंड ग्रेनेड
रॉकेट लॉन्चर का दुश्मन के किलेबंद ठिकानों पर हमला करने में इनका अहम योगदान था। वायुसेना के प्रमुख विमान और हथियार साल 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने वायु श्रेष्ठता स्थापित कर जमीन पर चल रही लड़ाई को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में मोड़ दिया। फाइटर और फाइटर बॉम्बर विमान मिग 21 सुपरसोनिक जेट भारतीय वायुसेना का प्रमुख आधुनिक हथियार था। डॉग फाइट और इंटरसेप्शन मिशनों में मिग 21 ने पाकिस्तानी विमानों को कड़ा जवाब दिया। साल 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने वायु श्रेष्ठता स्थापित की, जमीन पर चल रही लड़ाई को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में मोड़ दिया। फाइटर और फाइटर बॉम्बर विमान मिग 21 सुपरसोनिक जेट भारतीय वायुसेना का प्रमुख आधुनिक हथियार था। डॉग फाइट और इंटरसेप्शन मिशनों में मिग 21 ने पाकिस्तानी विमानों को कड़ा जवाब दिया। सुखोई SU-7 का इस्तेमाल ग्राउंड अटैक और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए हुआ। इसने दुश्मन के एयरफील्ड, रडार स्टेशन, पुल और सप्लाई डिपो को निशाना बनाया। हंटर जेट विमानों का प्रयोग बमबारी और सपोर्ट मिशनों में हुआ। खासकर पश्चिमी मोर्चे पर इनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। आकार में छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला ग्रेनेड जेट कई हवाई मुकाबलों में पाकिस्तान के F-86 को टक्कर देता रहा। अब आपको सुनाते हैं इंदिरा गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुना अपने आयरन लेडी, जिन्होंने पाकिस्तान पर हमले का आदेश दिया और हुआ भी वही, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध यानी 1971 के दौरान बाबू जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने न केवल युद्ध के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपने बयानों और भाषणों के माध्यम से देश का मनोबल भी बढ़ाया। युद्ध को लेकर उनका अंदाज, उनकी कार्यशैली का बखान बहुत हुआ। जगजीवन राम की अहम भूमिका थी इसमें। 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया तो रक्षा मंत्री के तौर पर संसद में आधिकारिक घोषणा बाबू जगजीवन राम ने ही की थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों का बिना शर्त आत्मसमर्पण, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। भारत की सैन्य नीति पर बोले जगजीवन राम। युद्ध से पहले और उसके दौरान जगजीवन राम ने भारत की रक्षात्मक लेकिन दृढ़ सैन्य नीति को स्पष्ट कर दिया था। हम दुश्मन के इलाके में लड़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज में एक नीति भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान हमला करता तो भारत केवल अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लड़ाई को दुश्मन के इलाके में ले जाएगा। उनका उद्देश्य था कि युद्ध जहां तक संभव हो भारतीय धरती पर ना लड़ा जाए, न्याय की जीत होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने कहा, भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान, जी हां, अब बांग्लादेश में जो है, में नरसंहार कर रही थी और भारत पर हमले कर रही थी, तो न्याय की जीत आवश्यक थी। सैनिकों के सम्मान पर उन्होंने भारतीय सैनिकों के मानवीय आचरण पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैंने 1971 के युद्ध के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं सुनी कि भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा किसी भी महिला या पुरुष के साथ दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार किया गया। युद्ध के बाद शांति का आह्वान बाबू जगजीवन राम ने ही किया। जीत के बाद उन्होंने शांति और समन्वय संबंधों की वकालत की।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 14 दिनों के सशस्त्र संघर्ष के अनुभव से उपमहाद्वीप में शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान के साथ नए संबंध द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से बनाने चाहिए, जो सहयोग पर आधारित होना कि संघर्ष पर। बाबू जगजीवन राम ने रक्षा मंत्री के रूप में युद्ध के दौरान बेहतरीन राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसकी सैन्य विशेषज्ञों और बांग्लादेश सरकार ने भी सराहना की। आज विजय दिवस मनाया जा रहा है, यानी 1971 में जिस मकसद से भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, लेकिन आज बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, एक बार फिर विद्रोह के मुहाने पर खड़े। पाकिस्तान में जहां इमरान जेल में है, सेना के जुल्मों सितम की हद हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में चल रहे तानाशाही की निंदा हो रही है, पाकिस्तान खंड खंड बंटने वाला है, उसे आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंच पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में उसकी हर जगह थू थू हो रही है, तो वहीं बांग्लादेश में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहां चुनावों से पहले हिंसा हो रही है, खुद हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर है। मतलब सन 71 में बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान का वही पुराना हश्र होने वाला है? आज विजय दिवस में इसी बात की कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये 2 टुकड़े में बंटे और उसके बाद क्या हुआ।